नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर नंबर 4, उसकी यूनिट नंबर 3 को डिस्कशन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज डिप्लोमेसी। इसमें ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड का कंपैरिजन है, व्हाट इज द ओल्ड वे ऑफ डिप्लोमेसी एंड व्हाट इज द मॉडर्न वे ऑफ डिप्लोमेसी। देन आता है आपका लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर डिप्लोमेसी। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स दैट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली ये ईच टॉपिक आपका 5 मार्क्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है। देन उसके बाद आता है पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट दैट इज नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके काइंड्स ऑफ एडीआर हैं। देन पर यहां पर इंटरनेशनल लेवल बात हो रही है। देन उसके बाद आता है क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका जनरल टॉपिक्स हैं फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिप्लोमेसी, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड एंड व्हाट आर द लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर डिप्लोमेसी। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, जहां पर डिप्लोमेट्स यानी कि ऑफिस बेयरर्स जो हैं ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने नेशन की प्रॉब्लम को रखते हैं, वो अपने नेशन के रिलेशंस को मेंटेन रखते हैं विद अदर कंट्रीज, विद अदर स्टेट्स। ठीक है, तो इसको डिप्लोमेसी का प्रोसेस कहा जाता है दैट इज द प्री वॉर सिचुएशन। जब ऐसी कोई डिस्प्यूट आता है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो उस केस में डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और पीसफुल एमिकेबल सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिप्लोमेसी इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन स्टेट्स और इंटरनेशनल एक्टर्स। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, दोनों ही स्टेट्स या फिर जितने भी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हर स्टेट का अपना अपना डिप्लोमेट आता है और उसके स्टेट के रेलेवेंट जो उसका इंटरेस्ट है उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, देन दिस इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कंट्रीज मैनेज रिलेशंस, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्ट इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिवेंट वॉर। ठीक है, तो वॉर को बचाने की कोशिश करती हैं, देन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं, एज वेल एज जो रिलेशंस है उन कंट्रीज के बीच में उसको मैनेज करने की कोशिश करती हैं बाय द डिप्लोमेट्स। ठीक है, देन उसके बाद डिप्लोमेसी क्या है, इट रेफर्स टू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो जब भी कोई वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑफ एनी कंट्री, तो जो सबसे पहला एक्शन है अपने डिफेंस का, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, वो थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, देन उसके बाद आगे आए तो क्या आता है, ओल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड। इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। व्हाट इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी, जिसको बोलते हैं ओल्ड स्कूल, एंड न्यू वर्ल्ड मतलब मॉडर्न एरा। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड अगर देखें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं दैट इज सीक्रेट एंड एलाइट ड्रिवन। ठीक है, तो जो पहले के टाइम पे होता था डिप्लोमेसी तब भी होती थी, चाहे हम महाभारत काल को उठाएं या फिर किसी भी किंग के एरा को, जब भी कोई युद्ध की स्थिति आती थी या फिर कोई स्टेट दूसरे स्टेट के उसमें इंटरफेरेंस करता था, इंटरेस्ट को वायलेट करता था, तो उस केस में क्या होता था, जो शांति संदेश पहले भेजा जाता था कि एक पर्सन, जैसे हम रामायण काल की बात करें तो जो अंगद जी को भेजा गया था, तो वो क्या था, वो शांति संदेश की तरह भेजा गया था कि भाई हम वॉर नहीं चाहते, उससे पहले ही मैटर को रिजॉल्व कर दो, हमारे इंटरेस्ट को वायलेट मत करो। ठीक है, तो ये क्या था, पहले सीक्रेटली होता था, लोगों को, जनरल लोगों को पता नहीं होता था, एंड एलाइट ड्रिवन होता था, मतलब जो पोजीशन होल्डर्स होते थे ऑफ द किंगडम वही करते थे। ठीक है, देन बायलेटरल नेचर होता था जनरली, बिकॉज ज्यादातर जो पहले की सिचुएशन में, ट्रेडिशनल एरा में, जब सिचुएशन वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता था तो उस केस में ज्यादातर दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते थे, एक जिसका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है और एक जो वायलेट कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आगे आते हैं तो क्या आता है, पर्सनलाइज एंड लॉन्ग टर्म होता था, बिकॉज कभी कभार सेटलमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो इसलिए क्या होता था, लोगों को वहां पर रुकना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम महाभारत काल की बात करें तो उस टाइम पे जो कृष्ण जी को जाके वहां पर स्टे करना पड़ा था इन द हस्तिनापुर, ठीक है, ताकि युद्ध को टाला जा सके। ठीक है, तो एम्बेसडर रिजाइडेड फॉर ईयर्स इन फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, तो वहां पे जाकर के उनको रुकना पड़ता था और अपने इंटरेस्ट को वहां पे जस्टिफाई करना पड़ता था। ठीक है, देन उसके बाद फोकस ऑन पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, तो फोकस किस पे था, पावर और प्रेस्टीज पे था, मतलब डिप्लोमेसी वाज टाइड टू बैलेंस ऑफ पावर एंड कोर्टली ट्रेडिशन। ठीक है, तो वहां पर आप अपने ज्यादा उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको कोर्टली ट्रेडिशन के थ्रू चलना है और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर मान लो कोई पावरफुल राज्य भी है तब भी अगर वो डिप्लोमेसी को प्रेफर कर रहा है तो वहां पे वो अपनी पावर का शो ऑफ नहीं कर सकता, वहां पे बैलेंस ऑफ पावर से बात करनी पड़ेगी। देन लिमिटेड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती थी, जहां पर लोगों को नहीं पता होता था, जो ऑर्डिनरी जनता होती थी या जो बोलूं जिसपे राज किया जाता था, जो नॉर्मल जनता होती थी, उनको नहीं पता होता था कि क्या प्रोसेस चल रहा है इन बिटवीन। ठीक है, देन सिटीजन्स वर अनअवेयर ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो सिटीजन्स को नहीं पता होता था। देन उसके बाद एग्जांपल देखें तो कांग्रेस ऑफ वियना इज द ओल्ड काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। जो मैंने एग्जांपल्स दिए और रामायण और महाभारत काल के वो अलग है, तो इस चीज से आप मॉडर्न एरा से इसको रिलेट कर सकते हो। दैट इज यूरोपियन पावर सीक्रेटली रिड्रीव द मैप ऑफ यूरोप पोस्ट नेपोलियन। तो नेपोलियन की डेथ के बाद जो यूरोप का मैप को रिड्रॉ किया गया तो उसमें यूरोपियन पावर्स का मेन रोल था, उन्होंने सीक्रेटली रिड्रॉ करा, मतलब जो ऑर्डिनरी जनता थी उनको नहीं पता था। ठीक है, प्रिजर्विंग मोनार्की एंड सप्रेसिंग नेशनलिज्म। ठीक है, तो मोनार्की को प्रिजर्व किया उस डेवलपमेंट में और नेशनलिज्म को हटाया। ठीक है,
देन उसके बाद न्यू वर्ल्ड अगर देखें तो क्या है, न्यू वर्ल्ड में देख लेते हैं, मोर ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिक है। तो यहाँ पर पब्लिक को पूरी अवेयरनेस रहती है। जैसे आज की डेट में कोई भी स्टेट्स के बीच में, जैसे ईरान और यूएसए की हम बात करें तो उसके बीच में जब भी कोई कम्युनिकेशन शुरू होती है, जब भी कोई एक मोड ऑफ सेटलमेंट की बात होती है तो सबको पता होता है, बिकॉज वो मीडिया में आ जाता है। देन मल्टीलेटरल एंड इंस्टीट्यूशनल होता है। तो मल्टीलेटरल का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एनजीओज, आईजीओज एटसेट्रा, ये भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। सिंस ये सारे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई देश का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब देशों पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो आज की डेट में जो डिप्लोमेसी है वो इशू बेस्ड है, पॉलिटिकल हो जरूरी नहीं है, पर इन्वायरमेंटल, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड ट्रेड, उस पर भी होती है डिप्लोमेसी, मतलब उसमें भी ट्रीटीज बनाई जाती हैं, उसमें भी नेशंस अपनी अपनी बातें रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटीज के प्रिंसिपल डिसाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद डिजिटल एंड रैपिड भी है, आज की डेट में डिजिटल कम्युनिकेशन भी है, जैसे ईमेल के थ्रू, मीडिया एंड वर्चुअल समिट्स के थ्रू भी डिप्लोमेसी को अपहेल्ड किया जाता है। देन उसके बाद आज की डेट में 3 टाइप की डिप्लोमेसी चलती है, ट्रैक 1, ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ट्रैक 1 में कौन आते हैं, बेसिकली ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, तो जो चीजें ऑफिशियल लेवल पे हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंदर आती है। देन ट्रैक 2 क्या है, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी बाय एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक्स। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लेवल पे है, मतलब इस डिप्लोमेसी का पर्सनल रिलेशंस तो हो सकता है पर ऑफिशियल लेवल पे नहीं होता। देन थर्ड क्या है, ग्रास रूट डिप्लोमेसी, दैट इज सिटीजन एंगेजमेंट। ठीक है, तो सिटीजन्स जब अपने व्यू पॉइंट पे रखते हैं और अपनी एंगेजमेंट इन्वॉल्व करते हैं, जिसका गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे या ना करे जरूरी नहीं है, उसको थर्ड ट्रैक पे रखा गया। ठीक है, देन उसके एग्जांपल देखें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नेगोशिएटेड थ्रू मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी विद इनपुट फ्रॉम स्टेट्स, साइंटिस्ट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो जो पेरिस एग्रीमेंट था टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, तो उसमें क्या था, उसमें मल्टीलेटरल काइंड ऑफ ट्रीटी थी। ठीक है, मल्टीलेटरल थी विद इनपुट फ्रॉम स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स जो उसके सिग्नेटरी थे उनसे उन्होंने इनपुट लिया कि भाई आपके हिसाब से क्या ओपिनियन होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल सेट आउट किए जाए इसके, एज वेल एज साइंटिस्ट जो इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, दे वर द स्पेशल एंड एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है, एज वेल एज सिविल सोसाइटी जिसको उस ट्रीटी के बेसिस पे फॉलो करना था नियम को, उसके भी ओपिनियन लिए गए। ठीक है, देन उसके बाद लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स देखें क्या होते हैं डिप्लोमेसी में, तो समझते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमेसी काइंड ऑफ एक पीसफुल सेटलमेंट है बिफोर द वॉर, पर पीसफुल सेटलमेंट में भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सपोज दैट डिप्लोमेट को यहां से वहां गया और उसको मार दिया गया, तो इट विल बी अ लीगल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ जो है उस पर डिप्लोमेसी चलती है, स्पेशली अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स कहां पर प्रोवाइडेड है, एज वेल एज डिस्पाइट लीगल फ्रेमवर्क कंफ्लिक्ट अराइज ड्यू टू वायलेशंस और डिस्प्यूट। तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क होने का मतलब ये तो नहीं है कि उस चीज का पालन किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीएनएस है, बीएनएस हमारे लॉ को डिफाइन करता है, एज वेल एज हमारे ऑफेंसेस को क्रिएट करता है कि अगर ऐसा ऐसा कोई पर्सन करेगा तो उसको ऑफेंस है और उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो पर बीएनएस बना देने से क्या सिर्फ लोग ऑफेंस नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए प्रिंसिपल सेट आउट कर दी गए, पर ऐसा तो नहीं प्रिंसिपल सेट आउट करने मात्र से आपके ऑफेंसेस नहीं होंगे या फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो आंसर इज नो। तो उस प्रिंसिपल को इन्फोर्स करना भी जरूरी है। ठीक है, अब टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो बेसिकली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो किसी देश का डिप्लोमेट है, ठीक है, तो उसके पास एक इम्यूनिटी होगी कि वो अपने नेशन की ही बात रखेगा। ठीक है, अब वो अगर नेशन की बात रखेगा तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है दूसरे नेशन के अगेंस्ट हो इंटरेस्ट के, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि गुस्से में आकर के उसको मार दो या कुछ कर दो। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी होनी चाहिए। अब वो इम्यूनिटी क्या होती है, अरेस्ट और हरासमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी इम्यूनिटी है। देन एग्जांपल ये देख लेना, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्या, एम्बेसी स्पाइंग और मिसयूज। ठीक है, तो एम्बेसी को स्पाई नहीं कर सकते और उसका मिसयूज आप नहीं कर सकते, यूजिंग एम्बेसी फॉर सर्वेलेंस आप ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, मतलब क्लोजर ऑफ एम्बेसीज, एक्सपोजन ऑफ स्टाफ, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउड। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन। देन एसाइलम कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पर रेफ्यूजी को ऑफरिंग रेफ्यूजी टू वांटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये चीज भी अलाउड नहीं है कि रेफ्यूजी को आप दूसरों के हाथ में सौंप दो। देन हॉस्टेज टेकिंग, ये भी अलाउड नहीं है, डिप्लोमेट्स और एम्बेसी स्टाफ को आप हॉस्टेज बना के नहीं रख सकते कि अगर ऐसा हो, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई डिप्लोमेट है और मान लो इंडिया और सम अदर कंट्री का वॉर से लाइक सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिप्लोमेट्स और एम्बेसी को आपने क्या करा, इंडियन एम्बेसी और स्टाफ को और डिप्लोमेट्स को आपने हॉस्टेज बना के रख लिया कि अगर इंडिया ने कोई स्टेप लिया तो उनको हम मार देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या, लीगल फ्रेमवर्क्स गवर्निंग डिप्लोमेसी। अब लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग द डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड इनवायबिलिटी प्रोवाइड करता है टू डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसीज। ठीक है, तो मतलब कि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है वो आप वायलेट नहीं कर सकते एट एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, डिफाइंस राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द होस्ट, मतलब जहां पर डिप्लोमेसी हो रही है या फिर जहां पर एम्बेसी एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, एंड सेंडिंग स्टेट्स, जो भेज रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है। देन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी इसमें अप्लाई होता है, मतलब
प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेड एज लीगली बाइंडिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो कस्टमरी लॉ का मतलब चाहे वो डोमेस्टिक वे में हो या इंटरनेशनल वे में हो, सिंपल सी बात है, जो चीज बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, दैट इज द ट्रेडिशन दैट इज फॉलोड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, दैट इज ट्रीटेड एज कस्टम। तो जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस बहुत टाइम से चली आ रही है उसको आप फॉलो करोगे विदाउट एनी क्वेश्चंस। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, यूएन चार्टर भी इस पे अप्लाई करता है ऑन द डिप्लोमेट्स। यूएन चार्टर जो है वो प्रमोट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, तो वॉर को तो हर कोई अवॉइड करना चाहता है, सिमिलरली यूएन चार्टर भी यही चाहता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हो जाए, वॉर लाइक सिचुएशन ना बने। ठीक है, देन उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसको सॉल्व आउट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आओ रेलेवेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन कंटेम्परेरी ग्लोबल अफेयर्स। अब ये देखते हैं, तो डिप्लोमेसी इज टू अवॉइडिंग वॉर, हम समझ चुके हैं, वॉर लाइक सिचुएशन को टाला जा सके। ठीक है, देन नेगोशिएटिंग ट्रीटीज, तो ट्रीटीज जब सेट हो रही हैं, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स जिसपे कंट्रीज जो हैं वो साइन करने को राजी हैं, उसको अवॉइड करने को राजी हैं, तब उस केस में उस ट्रीटी के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस को लेट डाउन करना है, उसको नेगोशिएट करने में हेल्प करता है। देन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको भी डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो खत्म किया जा सकता है बिटवीन द कंट्रीज। देन ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन के भी जो नियम कानून है वो चीज भी सेट करता है, जैसे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेसिस पे ट्रेड को गवर्न किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, देन उसके बाद क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी हो सकती है, जैसे सीओपी समिट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लाइमेट बेस्ड सिचुएशंस हैं जहां पर क्लाइमेट को बचाने के लिए ग्लोबली कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे और उनको कंट्रीज फॉलो करेंगे इन देयर डोमेस्टिक लॉ। देन अब ये है एवोल्यूशन की टेबल, जब ओल्ड से न्यू वाले टेबल पे आए तो उसका कंपैरिजन है, तो ये बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिक्रेसी अगर देखें तो ओल्ड में हाई सिक्रेटिव होता था, पर न्यू है क्या है, ओपन है, सिंस जर्नलिज्म इज अवेलेबल। देन पार्टिसिपेंट कौन थे, पहले ओनली स्टेट एक्टर्स होते थे, क्योंकि पहले एनजीओ मीडिया वगैरह अवेलेबल नहीं थे। देन उसके बाद स्कोप अगर देखें तो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्कोप थे। ठीक है, और आज के डेट में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारी भी चीजें इसमें डिस्कशन होता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो मीडियम देखें तो पहले स्लो कम्युनिकेशन होता था थ्रू लेटर्स, एनवॉइस, या फिर पर्सन टू पर्सन जाके वहां पर रुकना पड़ता था, कोर्ट ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता था। पर आज के डेट में रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, सिंस आज की डेट में ई कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखें तो रेयर था, पहले कोई भी इसमें नहीं था सपोर्ट, पर आज की डेट में यूएनडब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, ये सब अवेलेबल है टू सपोर्ट द डिप्लोमेटिक प्रोसेस। देन उसके बाद एक कंक्लूजन है आपका फॉर दिस टॉपिक, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता, तो यहाँ पर ये हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, तो वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन जरूर पढ़ लिया करो फॉर फ्रेमिंग द बेटर कंक्लूजन इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अब क्या है, यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करती है, हमें ये समझना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखें तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा उसके पहले कि उसके ऑर्गन्स क्या है, उससे पहले यूनाइटेड नेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो यूएन जो है वो 1945 में एस्टैब्लिश हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। किस लिए एस्टैब्लिश हुआ, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हो रहा है, तो वॉर लाइक सिचुएशन अवॉइड करा जाए एट इंटरनेशनल लेवल, उसलिए एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस बनी रहे एंड सिक्योरिटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड इंकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस। ठीक है, तो इसका यही रोल था कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनी रहे, ह्यूमन राइट्स बने रहे और जो कोऑपरेशन है बिटवीन द नेशंस वो बना रहे, ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बचाए जा सके। ठीक है, देन उसके बाद यूएन चार्टर देखें तो क्या है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसके पास, ऑफ विच जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर द मोस्ट सेंट्रल टू ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ये बहुत सेंट्रल ऑर्गन्स हैं, 3 कौन कौन से, वैसे तो टोटल 6 हैं, पर ये 3 जो है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद जनरल असेंबली पढ़ते हैं, व्हाट इज इट, ये समझते हैं। तो इट इज द मेन डेलिबरेटिव बॉडी ऑफ द यूएन, ये हम समझ चुके हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी, और इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब 193 कंट्रीज हैं, ईच विद 1 वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और पावर। ठीक है, तो हर कंट्री जो पार्टिसिपेंट है यूएन का, उसके पास एक वोट का पावर है, मतलब एक कंट्री के पास एक वोट का देने का पावर है टू इलेक्ट द जनरल असेंबली। और एक वोट देने का मतलब क्या है, वो चाहे कितनी भी पावरफुल कंट्री हो, वो चाहे कितनी भी वीक कंट्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितनी बड़ी कंट्री है या कितनी छोटी कंट्री है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके पास इक्वल राइट है, मतलब 1 वोट का पावर है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर अगर देखें तो मीट्स इन रेगुलर एनुअल सेशंस इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो उसका जैसे हमारी अगर हम एक कंपनी बनाएं तो उसके जनरल मीटिंग्स होनी चाहिए, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर क्या है, जनरल एनुअल सेशंस में उसकी मीटिंग होती है जनरल असेंबली की। देन स्पेशल सेशंस कैन बी कॉल्ड एज नीडेड, तो जब भी जरूरत लगेगी, सिचुएशन ऐसी बदली, रेगुलर एनुअल सेशन का वेट नहीं किया जाएगा, बल्कि स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। देन प्रेसाइडेड ओवर बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है, तो इट इज द पीजीए, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये जो है प्रेसिडेंट वो हेड करता है ऑफ द सेशन। ठीक है, तो वो सेशंस को हेड करता है। देन फंक्शन एंड पावर अगर देखें तो डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन एनी इशू
विद इन द स्कोप ऑफ यूएन। ठीक है, तो बेसिकली जब मिल रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना गपशप मारी, चाय वाय पिया और चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, एक प्रोग्रेसिव बातचीत होगी। प्रोग्रेसिव बातचीत का मतलब क्या है कि कोई भी रिकमेंडेशन है टुवर्ड्स द फ्यूचर, कोई भी चीज है विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर इशू और स्कोप ऑफ द यूएन, जो उसके स्कोप के अंदर आता है, उस पे रिकमेंडेशंस, कुछ लॉज बनाने हैं या कुछ रिकमेंड करना है फॉर बेटर वर्किंग ऑफ दैट इशू, उसको वहां पर डिस्कशन किया जाता है। देन आगे चले तो क्या है, अप्रूव द यूएन बजट। ठीक है, तो जैसे हर देश का एक बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। सिमिलरली यूएन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका भी एक बजट होगा और उस बजट को डिसाइड करते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बजट है उसको डिसाइड करेगा, एज वेल एज जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल उसको डिसाइड करेगा, दैट इज द बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल है उसका अपॉइंटमेंट करा जाएगा। ठीक है, देन अडॉप्ट्स डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन हुआ है इन द मीन टाइम एज वेल एज जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उसको अडॉप्ट करेगा कौन, यूएन। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें तो यूडीएचआर, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, दैट इज फॉर द ह्यूमन राइट्स, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, उसके बारे में बात करता है, एज वेल एज एनुअल रेजोल्यूशंस ऑन पैलेस्टीन, डिसआर्मामेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एक्सेट्रा ये सारी चीजें भी ये एग्जांपल्स हैं ऑफ द डिस्कशंस ऑफ जनरल असेंबली। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो रेजोल्यूशंस और नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग नहीं होते रेजोल्यूशंस, जब कंट्री उसको साइन करते जाती हैं तो उन्हें अपने डोमेस्टिक लॉ में उसे इन्फोर्स करना पड़ता है। एंड देन रिलाइज ऑन कंसेंसस एंड मॉरल प्रेशर। ठीक है, तो कंसेंसस सिंस कोई ऐसा पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स नहीं है, तो इसलिए कंसेंसस के बेसिस पे एज वेल एज मॉरल प्रेशर के बेसिस पे उनको अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, देन सिक्योरिटी काउंसिल आती है नेक्स्ट बॉडी, इसको समझते हैं। अब नाम से क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी किस चीज को, अगर कोई वायलेशन करे, अपनी मनमानी करे और किसी के राइट को वायलेट करे, किसी की टेरिटरी में एंट्रेंस करे और इंटरनेशनल पीस को स्पॉइल करे, तो उस केस में सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट कैन टेक बाइंडिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग सैंक्शंस, ऑथराइजिंग फोर्स और रेफरिंग मैटर्स टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, सीधी सी बात है भाई, सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है, पीस बनाए रखो, और अगर पीस को डिस्टर्ब करोगे तो उनके पास बाइंडिंग डिसीजंस लेने की पावर है, और बाइंडिंग डिसीजन लेने के लिए वो सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री को बहुत बार समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही, तो उसके ऊपर ट्रेड वायलेशंस या फिर ट्रेड उसको इकोनॉमिकली वीक करने के लिए, फाइनेंशियली वीक करने के लिए उसके साथ ट्रेड रिलेशंस को कट करने के ऑर्डर्स दे सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। देन ऑथराइज कर सकती है फोर्स को, आर्मी को डिप्लॉय करा जा सकता है कि उसको शांत कर दो, और अगर फिर भी ना माने तो उसके बाद मैटर्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जा सकता है। ठीक है, देन उसका स्ट्रक्चर अगर देखें सिक्योरिटी काउंसिल का तो क्या है, तो 15 मेंबर्स है टोटल, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, मतलब इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, तो हर 2 साल के टर्म्स पे जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। ठीक है, देन उसके बाद फंक्शंस अगर देखें तो क्या है, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट, रिकमेंड पीसफुल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक पुलिस, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सिमिलरली यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, एज वेल एज पीसफुल सॉल्यूशंस क्या है उस डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए उसके रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। देन इंपोज सैंक्शंस, इन्फोर्स सीज फायर, ऑथराइज पीस कीपिंग और मिलिट्री एक्शन। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अपॉइंट यूएन सेक्रेटरी जनरल विद जीए, दैट इज जनरल असेंबली के साथ मिलके, देन रेफर केसेस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो अगर ऐसे ना होता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी केसेस को रेफर कर सकते हैं। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है, कोरियन वॉर है, देन सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया एंड पीस कीपिंग मिशंस इन कांगो माली एटसेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें तो वीटो पावर कॉजेस डेडलॉक, दैट इज रशियाज वीटो ऑन यूक्रेन रिलेटेड इश्यूज। तो बेसिकली वीटो पावर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो 5 परमानेंट कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं, या फिर बोलूं तो इसके जो बॉडी में आते हैं 5 परमानेंट लोग, तो वो उन लोगों के पास वीटो पावर है। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 लोग कुछ हाँ कह रहे हो पर एक अगर मना कर रहा हो तो वहां पर डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, वहां पर वो फिर सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स भी इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। देन उसके बाद आता है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखते हैं, तो व्हाट इज इट, सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग में एस्टैब्लिश है इन नीदरलैंड्स, इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो यूनाइटेड नेशन का जो जुडिशियल ऑर्गन है वो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इट सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड बाय यूएन बॉडीज। ठीक है, तो जो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने की पावर किसके पास है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है। एज वेल एज अगर कोई यूएन कोई लीगल डिस्प्यूट या लीगल क्वेश्चंस भेजता है फॉर रेफरेंस या फॉर द ओपिनियन, तो उसको ओपिनियन या रेफरेंस कर सकता है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। देन स्ट्रक्चर अगर देखें तो 15 जजेस होते हैं इसके अंदर, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को मिलकर 15 जजों को इलेक्ट करती है फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड जजेस सब 9 ईयर टर्म, तो 9 साल के लिए जज होते हैं वहां पर। एंड द केसेस आर डायरेक्टेड बाय मेजॉरिटी वोट, ठीक है। तो जो 15 लोग हैं तो उसमें जब भी बेंच बैठेगी तो मेजॉरिटी जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में केस को अपहेल्ड कर दिया जाएगा। देन ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर देखते हैं, सिंस कोर्ट है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन भी होगा। तो कंटेंशियस केसेस दैट इज लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, बॉर्डर इश्यूज, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा, उस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है ज्यूरिसडिक्शन आता है। एज वेल एज एडवाइजरी ओपिनियन दैट इज लीगल एडवाइस टू यूएन, उस पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका ज्यूरिसडिक्शन आता है। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट इज यादव केस। तो कुलभूषण यादव का जो केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता ही होगा, ठीक है। देन निकारागुआ वर्सेस यूएसए, ठीक है। एंड देन कतार वर्सेस यूएई, ठीक है। तो बेसिकली जो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर किया जाता है। देन उसके लिमिटेशंस क्या आते हैं, ओनली स्टेट्स कैन ब्रिंग केसेस, नॉट इंडिविजुअल्स और एनजीओस, ठीक है। तो एनजीओस जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कोई और बॉडी या पर्सन केसेस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जा सकता, सिर्फ स्टेट्स ला सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। देन ज्यूरिसडिक्शन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता ही नहीं होगा कि पीसफुल सेटलमेंट हो पाए तो वो कंसेंट क्यों देगा, पर ज्यूरिसडिक्शन के लिए दोनों स्टेट्स का कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। देन तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो लैक्स इन्फोर्समेंट पावर, तो उसके पास अपनी कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है, बल्कि उसके ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए उसको सिक्योरिटी काउंसिल पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद कंपैरिजन टेबल है बिटवीन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये आप देख लेना, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कशन कर चुके हैं तो हम इस टेबल को डिस्कस नहीं करने वाले। नेचर, मेंबरशिप, डिसीजन टाइप एक्सेट्रा ये देख लेना। देन पावर ऑफ वीटो, ठीक है। देन लीगल अथॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन एग्जांपल। देन यहां पर ये टेबल आपकी खत्म हो जाएगी। अब आता है आपका क्या, अभी आपका कंक्लूजन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। देन आगे चलते हैं, यहां पर आपका ये कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके पूरा कंक्लूजन जरूर पढ़ा करो ताकि आप अच्छे से फ्रेम कर पाओ, ठीक है। देन आगे चलते हैं, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेटलमेंट का तरीका है ये बहुत कॉमन तरीका है, सिंस हम लोग एडीआर में सुनते आ रहे हैं नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा। तो यही तरीका है एक इंटरनेशनल रिलेशंस को सेटल करने का पीसफुली, जब कोर्ट न जाना पड़े, ठीक है, जब पार्टीज खुद बैठ करके अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सके, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल dispute is a fundamental principle of international law and enshrined under article number 2 clause 3 and chapter 6 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। तो यूएन चार्टर जो है जो बात करता है पीस एस्टेब्लिशमेंट की इंटरनेशनल लेवल, तो उसके जो आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 3 है उसका, और ये आर्टिकल कहां पे एस्टेब्लिश है, चैप्टर नंबर 6 में, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि भाई पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट का, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इट मैंडेट्स ऑल मेंबर स्टेट्स टू सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मींस इन सच मैनर दैट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये सबको मैंडेट करता है, यहाँ पे टर्म मैंडेट यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है कि सारे ही स्टेट्स जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिलेटेड हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल जस्टिस है, जो इंटरनेशनल पीस है, उसको खत्म कर सकते हैं वो डिस्प्यूट्स, उनको पीसफुली सॉर्ट करना है, ना कि वॉर के थ्रू, ठीक है। देन पीसफुल मेथड्स प्रिवेंट एस्केलेशन इनटू वॉर, प्रमोट डिप्लोमेसी एंड अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डिप्लोमेसी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉवरेनिटी भी हम जानते हैं, एज वेल एज वॉर की सिचुएशन अवॉइड करी जा सके, इसलिए पीसफुल मेथड होता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब उसके बाद आओ टाइप्स ऑफ पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड। तो क्या क्या टाइप्स हैं, सबसे पहला आता है क्या, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला डिप्लोमेटिक मेथड है जो कि नॉन बाइंडिंग होता है, एंड देन लीगल जुडिशियल मेथड है जो कि बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो डिफरेंस पहले तो दो डिवीजन में समझ लो आप। तो सबसे पहला क्या आता है, नेगोशिएशन। हम इसको इस सेंस में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको अचानक से कोई एडीआर सब्जेक्ट पूछ ले तो वो भी हम समझा पाए उसको, उस बंदे को। हालांकि हम प्रॉपर केस लॉज में तो नहीं जा सकते बिकॉज एडीआर इज अ डोमेस्टिक लॉ, और ये जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यही सेम जो उसका कंसेप्ट है वो डोमेस्टिक लॉ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, ये तीन तरीके हैं। क्या है, ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज बाइंडिंग वे, ठीक है। तो बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है, एक तरीका ऐसा है कि पार्टीज अगर आ चुकी हैं किसी ऐसे एग्रीमेंट पे जो दोनों ही पार्टी को एक्सेप्टेबल है तो क्यों ही डिनाई करेंगी, तो इसलिए वो जबरदस्ती तो फोर्सफुली तो बाइंड नहीं करा सकते, पर पार्टी अपनी इच्छा से फॉलो कर सकती हैं, उनके ऊपर चॉइस है। पर बाइंडिंग का मतलब क्या है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है।
देन उसके बाद नेगोशिएशन को अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला डेफिनेशन, नेगोशिएशन इज अ डायरेक्ट डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्वड इन अ डिस्प्यूट टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस वॉलंटरली। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो ए एक स्टेट है और बी एक स्टेट है, इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई लफड़ा हो गया, उस केस में इन दोनों स्टेट एक साथ बैठे एक टेबल पे और डिस्कशन करा, डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ, कंक्लूजन निकल गया, बात खत्म, दैट इज नेगोशिएशन। ठीक है, तो इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो डिस्प्यूट कर रहे हैं वही इन्वॉल्व है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो इसमें ज्यादातर दो ही स्टेट होते हैं, सिंस बायलैटरल एग्रीमेंट होता है ये विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन फीचर्स अगर देखें, मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड मेथड है, सिंस इसमें किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हो। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों वे में होता है, एज वेल एज फ्लेक्सिबल एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि आपके बीच में क्या बात हो रही है किसी और को नहीं पता। एज वेल एज नो बाइंडिंग डिसीजन अनलेस एन एग्रीमेंट इज साइंड। तो जब तक ए अपने प्रपोजल्स दे रहा है, बी अपने प्रपोजल्स दे रहा है, दोनों प्रपोजल्स देते गए, सपोज दैट इसने 1 2 3 4 5 प्रपोजल दिए, इसने 1 2 3 4 और 5 प्रपोजल दिए। ठीक है, अब मान लो ये 3 प्रपोजल्स के लिए एग्री है, ये इन 2 प्रपोजल्स के लिए ये एग्री है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों अगर ये मान जाता है कि चलो ठीक है ये दोनों मैं हटा देता हूं और ये तीनों मैं हटा देता हूं, ये मान जाता है बी, तो क्या होगा, 3 इसके और 4 और 5 इसके, टोटल 5 प्रिंसिपल्स का एग्रीमेंट बन जाएगा। और एक बार ये एग्रीमेंट बनने के बाद दोनों ने कर दिया क्या, साइन कर दिया। इसको साइन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, देन उसके बाद एडवांटेजेस अगर देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव है एज वेल एज क्विक है, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी को बुलाना नहीं है और आपको बैठना है, किसी भी दिन बैठ जाओ जिस दिन दोनों का म्यूचुअली डिसाइड हो जाए। देन प्रिजर्व डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करके रखता है, एज वेल एज इंश्योर सोवरेनिटी, तो सोवरेनिटी को भी इंश्योर करता है कि दोनों देश अपने ऊपर सोवरेन रहे और अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेकर के एक एमिकेबल सेटलमेंट कर ले। देन डिसएडवांटेज अगर देखें तो मे लीड टू डेडलॉक इफ वन पार्टी इज अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो अब अगर एक पार्टी चाह के आई है कि भाई मुझे तो नहीं करना कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट, तो फिर नहीं हो सकता, नेगोशिएशन फेल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, मीडिएशन। अब मीडिएशन से क्या समझो कि नेगोशिएशन प्लस एक मीडिएटर हो समझाने के लिए। अब मीडिएटर जो होगा वो कौन होगा, वो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल पर्सन होगा तभी वो समझा पाएगा, अदरवाइज कोई उसकी मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो मीडिएशन इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जहां पर मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोर्ट गए होगे तो आइडिया होगा, जब भी कोई डाइवोर्स का मैटर आता है तो मान लो ए पत्नी है और बी पति है, तो इनको सबसे पहले कहां भेजते हैं, मीडिएशन सेंटर भेजते हैं। वहां पर कौन होता है, एक मीडिएटर भाई साहब बैठे होते हैं, और मीडिएटर भाई साहब क्या करते हैं, इन दोनों को टेबल पे बिठाते हैं और इन दोनों की बातें सुनते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं। और एग्रीमेंट बनाने के बाद ये दोनों पार्टीज क्या करती हैं, इस पे अगर साइन कर दिया तो मीडिएशन जो हो गया वो बाइंडिंग हो गया, और अगर नहीं किया साइन तो बात खत्म। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद हु हैज डिस्प्यूटिंग स्टेट टू रीच अ वॉलंटरी एग्रीमेंट बट डज नॉट इंपोज अ सॉल्यूशन, तो इंपोज नहीं करता सॉल्यूशन, सजेस्ट करता। ठीक है, देन फीचर्स क्या है, मीडिएटर में सजेस्ट टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, देन पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो पार्टीज के पास पूरी मौका है कि उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे। देन रिलाइज ऑन गुडविल एंड कॉर्पोरेशन, तो मीडिएशन जो है वो जो मीडिएटर होता है वो उसके गुडविल और कॉर्पोरेशन के बेसिस पे उस सेटलमेंट को रिलायमेंट मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, नॉर्वेज मीडिएशन, तो नॉर्वे का जो मीडिएशन था दैट इज एग्जांपल ऑफ द मीडिएशन। देन आगे चलते हैं, देन कतार मीडिएशन बिटवीन यूएस एंड तालिबान। देन उसके बाद आगे एडवांटेजेस अगर देखें तो रिड्यूसेस हॉस्टिलिटी, तो पलटने का सवाल कम होता है क्योंकि वहां पे एक पर्सन थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। देन फ्लेक्सिबल एंड कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि वहां पर एक न्यूट्रल पर्सन है तो उसके सामने तो आप अपनी बात रख ही सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एज वेल एज यूजफुल व्हेन डायरेक्ट टॉक्स फेल, तो जब डायरेक्ट टॉक फेल हो जाए, जब नेगोशिएशन का प्रोसेस फेल हो जाए तब यूजफुल होता है। ठीक है, देन डिसएडवांटेज अगर देखें तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन मीडिएटर क्रेडिबिलिटी एंड पार्टीज विलिंगनेस, ऑब्वियसली क्योंकि नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल है तो इसलिए पार्टी की विलिंगनेस एज वेल एज मीडिएटर कितना सक्षम है उस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए, तो ये जरूरी है। देन कंसिलिएशन अगर देखते हैं, थर्ड जो नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल है दैट इज कंसिलिएशन, जहां पर क्या है, कंसिलिएशन इज अ मेथड वेयर अ कमीशन और कंसिलेटर इज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट अ डिस्प्यूट एंड प्रपोज अ नॉन बाइंडिंग सॉल्यूशन आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, सबसे पहले पार्टीज खुद बैठ रही हैं, फिर क्या हो रहा है कि पार्टीज किसी मीडिएटर को लेके आई, वो बैठा के समझा रहा है दोनों पार्टीज को। अब क्या हो रहा है कि डिस्प्यूट इस सीरियस लेवल का है जहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है या फिर एक से ज्यादा लोगों को बैठाना पड़ रहा है, कमीशन को बैठाना पड़ रहा है, ताकि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन है वो समझा सके कि भाई तुम गलत हो तुम सही हो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, मान जाओ। ठीक है, देन उसके बाद फीचर्स अगर देखें तो मोर स्ट्रक्चर्ड देन मीडिएशन होता है। ठीक है, और इसमें कंसिलिएशन में इंडिपेंडेंट इन लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड रिपोर्ट इज सजेस्टिव नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट होती है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो सजेस्टिव होती है, कंपलसरी नहीं होती। यूके आइसलैंड फिशिंग डिस्प्यूट जो था वो कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व
देन उसके बाद एडवांटेजेस अगर देखें तो बैलेंस एंड फेयर प्रोसेस है, क्योंकि कमीशन या जो कंसिलेटर होता है वो भी न्यूट्रल पर्सन होता है, एज वेल एज सुटेबल फॉर टेक्निकल डिस्प्यूट्स। तो जो टेक्निकल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें सुटेबल होता है, क्योंकि उस पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर इन्वेस्टिगेशन होके एक रिपोर्ट सबमिट करता है कंसिलेटर, ठीक है। तो उसके बाद डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है, तभी हम इसे नॉन बाइंडिंग वाले में डिस्कस कर रहे हैं, एज वेल एज लेस कॉमन इन प्रैक्टिस कंपेयर टू मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो मीडिएशन बहुत कॉमन है, देखो नेगोशिएशन भी बहुत कम लेवल पे ही पॉसिबल होता है, अगर हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो ज्यादातर केसेस में मीडिएशन फॉलो किया जा सकता है और आर्बिट्रेशन को लोग प्रेफर करते हैं इन रियल डोमेस्टिक लॉ एज वेल एज इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। देन आर्बिट्रेशन को आप समझते हैं। तो आर्बिट्रेशन क्या है, बेसिकली ये एक पर्सन ऐसा है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज है ऑर्डर पास करने में, पर इसके लिए कोई पोस्ट नहीं होती। इसके लिए क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो पार्टीज इन द एग्रीमेंट हैं वो डिसाइड करती हैं कि अगर हमारा डिस्प्यूट हो तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और आर्बिट्रेशन के लिए हम आर्बिट्रेटर को इलेक्ट करेंगे खुद अपनी मर्जी से, जो कि न्यूट्रल पर्सन होगा, या एक से ज्यादा भी पर्सन हो सकते हैं, टीम हो सकती है आर्बिट्रेटर की, एज वेल एज वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के साथ साथ उसके ये मान लो उसके कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आर्बिट्रेटर को डिसाइड किया जाता है। इन्वॉल्व सबमिटिंग द डिस्प्यूट टू ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर चूजन बाय द पार्टीज। तो पार्टीज खुद चूज करती हैं आर्बिट्रेटर को जो न्यूट्रल हो, जो दोनों पार्टीज की बात को समझने की सूझबूझ रखता हो, ठीक है। हुज डिसीजन अवार्ड इज बाइंडिंग। तो आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन होता है, जो जजमेंट होती है, उसको अवार्ड कहा जाता है, और वो बेसिकली बाइंडिंग होता है इन द इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज इन द डोमेस्टिक लॉ, ठीक है। देन लीगल बेसिस अगर देखें तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इन द हेग। देन बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज में प्रोवाइड फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन के लिए यहां पर लोग जनरली जो नेशंस हैं वो जाते हैं फॉर द सेटलमेंट, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देखिए इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, एंड साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद एडवांटेजेस अगर देखें तो बाइंडिंग डिसीजन है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगे तो वो आपके सॉल्यूशन में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि व्यर्थ की चर्चा चल रही है। देन आगे चलते हैं। प्राइवेट एंड एफिशिएंट है, एंड देन पार्टीज चूज प्रोसीजर एंड आर्बिट्रेटर। तो पार्टीज खुद प्रोसीजर को चूज करती हैं और आर्बिट्रेटर को चूज करती हैं, ठीक है। देन उसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके आर्बिट्रेटर को फीस आपको खुद देनी पड़ती है। देन रिक्वायर एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट। तो इसमें अगर एग्रीमेंट मिसिंग है कि आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट अगर मिसिंग है तो आर्बिट्रेशन में प्रोसेस नहीं जाता जनरली। देन जुडिशियल सेटलमेंट आ जाओ। जुडिशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स रेफरिंग द डिस्प्यूट टू द परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट हुज डिसीजन इज बाइंडिंग, ठीक है। तो अभी क्या था, आर्बिट्रेशन में जा रहा है, अब क्या है, जुडिशियल डिसीजन मतलब परमानेंट कोर्ट में जा रहा है। देन मोस्ट कॉमन फोरम है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहां पर जनरली जाता है। ऑप्शनल क्या है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है। देन एग्जांपल अगर देखें तो आर्बिट्रेशन में क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुलभूषण यादव केस, ठीक है। देन कार्गोवा वर्सेस यूएसए, दो ये इंटरनेशनल कोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। देन एडवांटेज अगर देखें तो क्या है, लीगली बाइंडिंग डिसीजन होते हैं, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ होते हैं, सिंस इंटरनेशनल कोर्ट इंटरनेशनल लॉ को ही प्रैक्टिस करता है, एंड प्रमोट्स पीसफुल रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है। तो रूल और रेगुलेशंस के बेस पे ऑर्डर को देता है, ठीक है। देन एडवांटेज अगर डिसएडवांटेज अगर देखें तो क्या है, ज्यूरिसडिक्शन इज बेस्ड ऑन स्टेट कंसेंट। तो जब तक स्टेट की कंसेंट नहीं होगी, अगर मान लो ए और बी के बीच में मैटर चल रहा है, जब तक दोनों स्टेट कंसेंट नहीं देंगे तब तक इंटरनेशनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। नो एनफोर्समेंट पावर अनलेस बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैक नहीं करेगी तब तक ऑर्डर भले दे दे, जजमेंट भले दे दे, पर उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, जस्ट लाइक डोमेस्टिक कोर्ट की ऑर्डर देने के बाद पुलिस वालों को भेज के इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, ठीक है। देन लीगल फ्रेमवर्क सपोर्टिंग पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब ये देखते हैं। तो बेसिकली यूएन चार्टर में आर्टिकल 33, देन हेग कन्वेंशन में एंड वियना कन्वेंशन में, ठीक है, एंड पीसीए रूल्स एंड आईसीजे स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है कि पीसफुल सेटलमेंट होना बेटर है और सिर्फ एकमात्र तरीका है, एज वेल एज मैंडेटरी है, ठीक है। देन उसके बाद आओ द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ोगे। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, सिंस यहाँ पे हमारा इस टॉपिक का कंक्लूजन खत्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म का क्या है कि अगर एक कंट्री के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो सारी कंट्रीज उस एक व्यक्ति को जो ऑफेंडर है या जो परेशान कर रहा है उस कंट्री को, उसके खिलाफ खड़े हो जाए, ठीक है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दैट सजेस्ट पीस कैन बी मेंटेन्ड इफ ऑल कंट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू थ्रेट अगेंस्ट एनी वन मेंबर। तो एक मेंबर के खिलाफ अगर थ्रेट हुआ तो हम सब खड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक ग्रुप बन जाता है, तो अगर उस ग्रुप के एक बंदे के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो सारा ग्रुप खड़ा होता है। सिमिलरली कलेक्टिव सिक्योरिटी यही है एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सॉलिडारिटी अमंग स्टेट वेयर an act of aggression against one is treated as an act against all। तो एक के खिलाफ मतलब हम सब के खिलाफ, ठीक है।
देन यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7 लेज डाउन फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, देन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज कंसेप्ट दैट सिक्योरिटी ऑफ ईच इज इन कंसर्न ऑफ ऑल। ठीक है, तो हम सब तभी सेफ हैं जब तक हम एक साथ हैं। ठीक है, तो इसलिए ये है। देन एंड ऑल कलेक्टिव मेजर्स विल बी टेकन अगेंस्ट एनी एग्रेसर। ठीक है, तो जो भी कलेक्टिवली कर सकते हैं नेशन, वो सब चीजें करेंगे अगेंस्ट द एग्रेसर। अगर कोई हमारे बंदे के पास आया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है क्या, फीचर्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। फीचर्स देखना हमें, सबसे पहला क्या है, यूनिवर्सैलिटी, मतलब ऑल नेशंस आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ सिस्टम। तो सबकी एक सब नेशंस के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सिस्टम ऐसा बनेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी का जिसमें सारे नेशन एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भागेगा नहीं डर के। ठीक है, देन कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट रिस्पॉन्स, तो अगर किसी एक मेंबर के खिलाफ दिक्कत आई, कोई एग्रेसर आया, तो सारे मेंबर्स एकजुट हो जाएंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ वॉर, तो वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, पहले दूसरे सैंक्शन इंपोज करे जाएंगे। ठीक है, देन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगा कि उन सब का एक मुखिया होगा। ठीक है, यूजुअली एक्सरसाइज थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन के थ्रू ये जो है एक्सरसाइज किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। एंड देन बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होगी, अगर एक बार डिसीजन ले लिया गया तो सारे मेंबर्स को वो चीज फॉलो करनी ही है, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, देन एवोल्यूशन अगर देखें तो कहां से हुआ, सबसे पहला लीग ऑफ नेशंस 1919 से 1946, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट ग्लोबल कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो लीग ऑफ नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ ताकि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जा सके, ताकि वर्ल्ड वॉर 1 जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। ठीक है, देन फेल ड्यू टू लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर एंड एब्सेंस ऑफ मेजर पावर्स। ठीक है, तो जैसे यूएसए वगैरह इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो इसकी वजह से फेल हो गया, पर इसका फर्स्ट अटेम्प्ट यही था। देन यूनाइटेड नेशंस बना पोस्ट 1945, established with a more robust mechanism under chapter 7 of the UN charter, allows for sanction, peacekeeping, use of force through UN Security Council etc। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें अलाउड है थ्रू यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि यूएन की एक बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसलिए ये सारी चीजें वो कर सकता है। क्या, पीस के लिए सैंक्शंस इंपोज कर सकता है टुवर्ड्स द एग्रेसर, पीस कीपिंग के लिए सारे स्टेप्स उठा सकता है, एज वेल एज फोर्स को यूज कर सकता है, आर्मी डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, देन अब मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी देखें, सबसे पहला क्या आता है, प्रिवेंशन डिप्लोमेसी, मतलब अर्ली एक्शन टू अवॉइड एस्केलेशन। अर्ली एक्शन है कि भाई आप गलत कर रहे हो, कोई कंट्री गलत कर रही है तो सिक्योरिटी काउंसिल जाके उसको समझाएगी भाई ऐसा मत करो, नहीं तो हमें आप पे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, देन सैंक्शंस इंपोज करो, दैट इज इकोनॉमिक टेंशन है, ट्रेड मत करो, उसके साथ डिप्लोमेटिक रेस्ट्रिक्शन लगा दो उसके ऊपर, तो ये सब चीजें करता है सिक्योरिटी काउंसिल। देन उसके बाद पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन फोर्सेस टू मेंटेन सीज फायर एंड प्रोटेक्ट सिविलियंस। ठीक है, तो यूएन फोर्सेस को डिप्लॉय करता है ताकि सीज फायर बना रहे और क्या हो, सिविलियंस की जान बचाई जा सके। देन आगे चलते हैं, तो मिलिट्री एक्शन को भी इन्वोक कर सकता है, जहां पर अभी तक डिफेंसिव था, अब क्या होगा, अब अटैकिंग मोड पे आएगा। ठीक है, देन तो ऑथराइज यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय मेंबर्स स्टेट अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट। ठीक है, तो यहां पर जो आर्म्ड फोर्स है, मिलिट्री पावर्स, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखें तो कोरियन वॉर है, दैट इज एक्शन टेकन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज फोर्स आफ्टर नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया। ठीक है, तो जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर लिया, तब जो है यूएन को मजबूरी में फोर्स को यूज करना पड़ा। देन गल्फ वॉर में, ये आप देख लेना। देन आगे चलते हैं, लीबिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहां जहां पर फोर्स को यूज किया गया है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 1973 ऑथराइज एयर स्ट्राइक्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। ठीक है, तो यहां पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स का यूज किया गया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज ड्यू टू रशिया वीटो। ठीक है, तो सिंस अभी हमने डिस्कस किया कि वीटो पावर से क्या होता है कि सब्सिडरी एक्शन में नहीं हो सकता, चाहे जितना भी वो कन्विंसिंग हो, चाहे जैसे 5 मिनट डिस्कस किया था ना कि 5 कंट्रीज जो है परमानेंट है, उनके पास वीटो पावर है, तो बेशक 4 कंट्रीज मान गई हो पर रशिया नहीं माना, इस वजह से यूएन काउंसिल वहां पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर एक्शन नहीं ले पाया। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी देखें। एडवांटेजेस में देखें, सबसे पहला तो डेटरेंस का एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जो एग्रेसर है उसको डर लगेगा कि भाई अगर एक के पीछे जाओगे तो 10 आएंगे। ठीक है, प्रमोट्स मल्टीलैटरलिज्म एंड लीगल ऑर्डर। ठीक है, तो मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुत सारी कंट्रीज के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी एज वेल एज लीगल ऑर्डर को मेंटेन करता है। देन इंश्योर्स शेयर्ड बर्डन ऑफ पीस इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो पीस को इन्फोर्स करना है, ऐसा सबकी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ किसी एक की। देन इनकरेजेस डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस को इनकरेज करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉरलाइक सिचुएशन ना आए। ठीक है, देन रिड्यूस आर्म्स रेस थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, तो आर्म्स रेस को कम करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, देन चैलेंजेस अगर देखें तो सबसे पहला वीटो पावर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जो 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, देन आगे चलते हैं, फिर आता है कि सेलेक्टिव एनफोर्समेंट है, एक्शन ऑफन टेक बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट नॉट कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेस पे ज्यादातर एक्शंस लिए जाते हैं, मतलब अपने फायदे के हिसाब से। देन लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी है, मतलब नॉन पार्टिसिपेशन बाय स्टेट्स कैन वीकन द लेजिटिमेसी। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट तब भी पार्टिसिपेट ना करे तो आप क्या करोगे मजबूरी में। ठीक है,
देन उसके बाद डिले इन रिस्पॉन्स, तो ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स कैन स्लो एक्शन, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैठ के डिसीजन लेना पड़ता है और पॉलिटिक्स जो है वो स्लो कर देती है एक्शन को। देन पीस कीपिंग लिमिटेशंस है, पीस कीपर्स ऑफन ऑपरेट अंडर लिमिटेड मैंडेट्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो पीस कीपर्स मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे लिमिटेड रिसोर्सेज है एज वेल एज मैंडेट्स है, तो उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। देन कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्सेस कलेक्टिव डिफेंस, ये देख लेते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली ग्लोबल सिस्टम टू प्रिवेंट वॉर थ्रू कॉपरेशन है, और कलेक्टिव डिफेंस क्या है, अलायंस बेस्ड डिफेंस पैक्ट है। मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ग्लोबली पीस को हम मेंटेन करेंगे, कलेक्टिव डिफेंस क्या है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो हम सब पे अटैक मानेंगे और सब मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। देन एग्जांपल देखें तो यूनाइटेड नेशंस है क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी, और नाटो आर्टिकल नंबर 5 है क्या, कलेक्टिव डिफेंस। देन स्कोप अगर देखें तो यूनिवर्सल है, और इसका क्या है, रीजनल और अलायंस स्पेसिफिक है, जो जो दोस्त हैं वही वही आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ट्रिगर देखें, थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस है और अटैक ऑन वन मेंबर ऑफ द अलायंस है, ठीक है। तो ट्रिगर कैसे होगा, अगर इंटरनेशनल पीस पे दिक्कत आई तो यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल वो एक्टिव हो जाएगी, और अगर एक मेंबर पे भी दिक्कत आई तो कलेक्टिव डिफेंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो यहां से कंक्लूजन शुरू होकर यहां पर हमारा कंक्लूजन खत्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन देख लेना। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर। अगर कोई डाउट है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।